इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को कैसे कवर किया जाए क्योंकि ईटा करीब आ रहा है एंड वी हैव लेस देन 30 डेज़ लेफ्ट। तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। एक वो कि जिन्होंने साथ साथ पढ़ा है शुरू से, मार्च से पढ़ा है जब से उनके एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं, और सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जिनको अभी होश आया है कि पढ़ना है। ठीक है, तो हम दोनों को डिस्कस करते हैं। और जिन्होंने साथ साथ पढ़ा है उनके लिए अभी काफ़ी इजी होगा रिविजन्स करना, और उन्होंने अपने साथ नोट्स भी बनाए होंगे उनको रिवाइज़ करना, और MCQs प्रैक्टिस का उनको काफ़ी मार्जिन भी मिला है। तो लेट्स डिस्कस दिस। और जो दूसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने काफ़ी लाइट लिया इस उम्मीद पे कि शायद ईटा काफ़ी डिले हो जाए या ईटा हो ही ना और सिर्फ FSC मार्क्स पे मिले वगैरह वगैरह, इसमें फ्रेश रिपीटर्स दोनों आते हैं। ठीक है, रिपीटर्स ने आई होप कि अपना टाइम काफ़ी अच्छा यूटिलाइज़ किया होगा बिकॉज उनको काफ़ी टाइम मिल चुका है। लेकिन ये कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस वो इस दफ़ा फ्रेशर्स को भी वैसा ही फील हुआ है जैसा रिपीटर्स को हर साल होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद कि हमारे पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में क्या क्या है। इस वीडियो में जो है ना हमारे पास पता है कि ये दो चैप्टर्स इनऑर्गेनिक हैं, मोस्टली हमारे पास ऑर्गेनिक है, और उसके बाद हमारे पास कुछ चैप्टर्स ऐसे आते हैं जैसे इन्वायरमेंटल एनालिटिक वगैरह जिनको हम काफ़ी लाइट ले लेते हैं। तो क्विकली इसमें बताएंगे कि इसको कवर कैसे करना है, और बाकी सारा आप पे है कि आपने इसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, पॉइंट्स को रिवाइज़ करना, उनको रिटेन करना, मेमोराइज़ करना, कॉन्सेप्ट्स को समझना टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो पहले दो चैप्टर्स को देखते हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो SNP ब्लॉक है। तो SNP ब्लॉक जो है मोस्टली जो है आपके पास कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन कुछ चीज़ें रटने वाली भी हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है वो तो FSC नॉलेज की हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो गया, फिजिकल एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, जिसमें आयनाइजेशन, एनर्जी, ट्रेंड्स वगैरह सब आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड जाता कैसे है, क्योंकि अक्सर इसमें से आ जाता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग में आपने बताना है कि क्या करना है। ठीक है, या कौन से एटम की एनर्जी ज़्यादा होगी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ये वाली चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये रिएक्शंस वगैरह आ जाते हैं अक्सर। अच्छा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है पेक्यूलर बिहेवियर को याद रखना है। ठीक है, तो आपको पता, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली डायग्राम है, ग्राफ है। रिमेंबर वन थिंग कि केमिस्ट्री में ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको देखना पड़ता है कि ग्राफ में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, इसी तरह साइमल्टेनियसली बायो में डायग्राम्स और टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज़ अबाउट द ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी। तो पेक्यूलियर बिहेवियर क्या है कि एल्यूमिनियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो मैग्नीशियम से कम है, और यहाँ पे सल्फ़र का फॉस्फोरस से कम है। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपको बेस्ट वाले फिंगर टिप्स पे जो है वो याद होने चाहिए। ठीक है, और इसी तरह कोवेलेंट रेडाई में अगर हम देखें तो फर्स्ट 3 हमारे पास मेटेलिक हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, मींस के सोडियम का सबसे बड़ा है, मैग्नीशियम छोटा है, एल्यूमिनियम छोटा है। उसके बाद कोवेलेंट को देखें वो भी छोटा छोटा होता जा रहा है, लेकिन सबसे लास्ट में हमारे पास आर्गॉन है। ठीक है, और इसकी रीज़न क्या है कि वांडरवाल फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो आपको ये ट्रेंड याद होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस में जब हम पीरियड वाइज देखते हैं तो सबसे बड़ा जो है वो रेडियस किसका है। ठीक है, आर्गन का है, उसके बाद सोडियम है। ठीक है, अगर इस तरह आ जाता है आपको डिफरेंस, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करते हैं। इसमें भी वही बात है कि आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंसेस आ जाती हैं। ठीक है, अब देखें ये मेटेलिक है तो ये 0.93 है, लेकिन मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। अच्छा, वैल्यूज़ बिल्कुल याद नहीं करनी, वैल्यूज़ कभी नहीं पूछी जाती, जैसे ही पूछा जाता है कि ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो ट्रेंड आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और ये तो आप सबको पता होगा कि जो नोबल गैसेस हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो नहीं करती बिकॉज दे डोंट फॉर्म एनी बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद ये भी आपको पता होना चाहिए, वही बात कि ग्राफ्स में आपको चेंजेस का पता होना चाहिए। ठीक है, और अच्छा अब आते हैं रिएक्शंस की तरफ। रिएक्शंस के लिए बेस्ट चीज़ ये है कि जितने भी अब ये पीरियड 3 एलिमेंट्स के रिएक्शंस हैं, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ जो है
रिएक्शंस बताएंगे। तो इसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप इन सब रिएक्शंस को एक पेज पे लिख लें, ठीक है, और उसमें आप साथ साथ रिएक्शन के नीचे लिख लें कि कौन सा कलर, मतलब फॉर एग्जांपल वाइट फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, सिलिकॉन क्या कर रहा है। तो एक ही पेज पे जब सारे रिएक्शंस आपके पास समरी लिखी होगी तो उससे आपको रिवाइज करने ईजी होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमारे पास 2018 ईटा मेडिकल में क्वेश्चन आया था कि सिलिकॉन ऑक्साइड जो है इज़ द ओनली ऑक्साइड डेट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। तो वो इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। पास पेपर्स से आपको आइडिया हो जाता है कि किस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और इस तरह आपको आ सकता है कि वाइट फ्लेम जो है वो कब बनता है, ठीक है, और एल्यूमिनियम का रिएक्शन स्लो क्यों होता है, और इस तरह के सिलिकॉन जो है रेड हीट पे सिर्फ रिएक्ट करता है, ठीक है, और क्लोरीन का रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये आपको इसका बेस्ट तरीका है क्योंकि ये आप कॉन्सेप्ट इनके समझ भी नहीं। एक तो बात यह है कि आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है वगैरह। दिस इज़ नॉट योर हेडेक, ठीक है। आप ने ये बिल्कुल इसमें डेप्थ में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने बस ये पॉइंट्स याद करने हैं, और इसका बेस्ट तरीका रिटेन करने का ये कि आप इसको बार बार पढ़ते जाएं, ठीक है। जब भी आप चैप्टर पढ़ें तो लाजमी पूरे चैप्टर को जो है पढ़ें, और एंड पे जो आपने समरी पॉइंट्स या नोट्स बनाए उनसे गो थ्रू करें। तो वही बात है, ये सारे रिएक्शंस हैं ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ब्राइट, और अब यू कैन सी कि मैंने यहाँ रिएक्शंस के ऊपर लिखे हुए हैं कलर। तो ये रिवीजन में मुझे इसका फ़ायदा ये होता था कि मुझे टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फॉर एग्जांपल मैं इस चैप्टर से गो थ्रू कर रही हूँ तो ये सारे मैंने कलर्स लिखे हुए हैं, और मैं जस्ट रिएक्शन को देखूँगी और मैं देखूँगी ओके ये वाइट फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सेस में ये रिएक्शन हो रहा है, सल्फ़र जो है पेल ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो है क्विक रिविजन्स में काफ़ी हेल्प आउट करती हैं। ओके, फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो ये टेबल्स हैं ऑब्वियसली आपको वैल्यूज़ बिल्कुल याद नहीं करनी, लेकिन आपको ट्रेंड जो है वो आपको याद होना चाहिए। और वही बात कि मैंने काम किया हुआ है ये वाला कि मैंने टेबल्स के सामने लिखा हुआ है कि दिस इज़ फॉर एग्जांपल कलरलेस ऑयली, दिस इज़ येलो रेड गैस। तो इसलिए मुझे टेक्स्ट पढ़ने की रिविजन्स में जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट रिविजन्स होती हैं उसमें मुझे टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आई वुड जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंट्स, ठीक है। और ये ट्रेंड्स मैंने साथ साथ लिखे हुए हैं तो मैं इससे गो थ्रू कर जाती थी। तो ये चैप्टर इसी तरह एसिड बेस बिहेवियर ऑक्साइड्स का, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें थी। तो इन सब को आपने ऐसे ही करने हैं। पीयर 3 के एलिमेंट्स, ग्रुप 1 एलिमेंट्स काफ़ी आसान है, तो आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए, और इसमें से मोस्टली एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप 3 एलिमेंट्स में भी आ जाते हैं, ठीक है। और ये आपको पता है कि परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड्स कब बनते हैं, ठीक है। और फ्लेम टेस्ट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से अक्सर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको इनके कलर्स याद होने चाहिए, ठीक है। आपको रीज़न पता होनी चाहिए कि फ्लेम टेस्ट में कलर्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं, राइट। एंड देन वी हैव ग्रुप 2 एलिमेंट्स, और इसमें भी वही ट्रेंड्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब अच्छा, ग्रुप 2 में जो है ये बेरिलियम, ग्रुप 1 में लिथियम, ये पेक्यूलर बिहेवियर शो करते हैं। इसके पॉइंट्स जो हैं आपको ज़रूर याद होने चाहिए, ठीक है। ओके, ग्रुप 4 एलिमेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को अक्सर मुश्किल लगते हैं, क्योंकि मुझे ख़ुद ये काफ़ी मुश्किल लगे थे, काफ़ी टाइम टेकिंग थे, लेकिन ये कि एक दफ़ा आपको समझ आ जाए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनर्ट पेयर इफेक्ट, रिफ्रेश मतलब फ्रेश टॉपिक है, बिल्कुल नया टॉपिक है एफएससी स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें से अक्सर आते हैं, तो आपको ये लेड और इन चीज़ों के जो इनर्ट पेयर इफेक्ट्स हैं आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एक दफ़ा आपको ये समझ आ जाए, क्योंकि एफएससी में भी आपको टीचर्स वगैरह ने समझाया होगा जो फजांस रूल वगैरह, इससे काफ़ी एमसीक्यूज़ आते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो पास पेपर्स लाजमी देखें। अच्छा, अब ये चैप्टर 1 है, इसमें से एमसीक्यूज़ आपने इन चीज़ों की लाजमी करनी है जो न्यू टॉपिक्स हैं या एफएससी स्टूडेंट्स के लिए फ्रेश टॉपिक्स हैं, तो इनसे एमसीक्यूज़ आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारे पास ग्रुप 1। और अच्छा, एक और बात कि जब आप एक बुक यूज़ कर रहे हैं एमसीक्यूज़ के लिए, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के लिए चैम्पियंस, काफ़ी उसकी तारीफ़ मैंने सुनी, मैंने ख़ुद भी यूज़ की थी। तो उसमें यह है कि आप
जब एक बुक यूज़ करें तो स्टिक टू वन बुक एट अ टाइम, ठीक है। आपने चैम्पियंस अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, सारे एमसीक्यूज़ आपने कर लिए हैं, उसके बाद बेशक आप दूसरी बुक यूज़ करें। लेकिन अगर आप मल्टीपल बुक्स एक साथ यूज़ करें तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे और ओवर बर्डन भी होंगे। अच्छा, बॉन्ड एंथैल्पीज, इसके जो है आपके पास ट्रेंड्स लाजमी आ जाते हैं, ठीक है। रीजंस भी पूछ ली जाते हैं कि कौन सा ईज़िली डिकम्पोज करते हैं, कौन सा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी और इन चीज़ों पे काफ़ी एमसीक्यूज़ आते हैं। तो जो चैप्टर 1 है इसमें से 3 to 4 एमसीक्यूज़ तो हर साल आते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो बिल्कुल इनोवेटिव टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में उसमें से आते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 1। और साइंस टेक्नोलॉजी मुझे नहीं लगता इसमें से कभी एमसीक्यूज़ आए हैं, लेकिन मैंने इसको ये किया था कि मैंने इसको एक दफ़ा पढ़ लिया था। इसमें से जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी मैंने उसको इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर है, वाइट एमोर्फस है और इसका स्मेल कैसा है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो मैंने देखें, यू कैन सी के मैंने जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं बस इसको कर लिया। अब जब मैं चैप्टर के एंड पे देखूंगी ओके देयर इज़ एक्स्ट्रा बॉक्स साइंस टेक्नोलॉजी साइंस का, तो आई वुड जस्ट गो एंड रिवाइज दीज पॉइंट्स ओनली। आई डोंट हैव टू रिवाइज द होल टॉपिक, ठीक है। और रिएक्शंस ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ चैप्टर 14 DNF ब्लॉक। तो DNF ब्लॉक्स शुरू में काफ़ी कंफ्यूज करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब समझ आ जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यह है कि आपको ये एलिमेंट्स जो हैं याद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आपको पता होगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ लाया कर है तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा कि प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या हैं। तो इसके लिए नेमोनिक्स वगैरह होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो पीरियड 1 है इसका जो हमें सिखाया गया था फेसिमो में था कि स्कीम 3 वाले चौक में फ़िरोज़ को नाई ने कूटा और एंड पे जिंक होता है तो ज़ोर से, ठीक है। तो इस तरह जो है आप नेमोनिक्स आपको भी सिखाए गए होंगे। सो जो आपको सिखाए गए नेमोनिक्स बस उस पर स्टिक रहें, अदरवाइज़ गूगल इज़ ऑल देयर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बाकी इसमें रीडिंग है मोस्टली। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, जो चैप्टर 2 है ना ये वाला, इसमें से जो शुरू के टॉपिक्स हैं ना एमसीक्यूज़ उसमें से ज़्यादा आते हैं, लेकिन जो एंड वाले टॉपिक्स हैं उसमें से मोस्टली एमसीक्यूज़ जो हैं वो नहीं आते। तो वेरिएबल आपको पता होना चाहिए, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है। इम्पोर्टेंट आपको याद होनी चाहिए कौन क्या कर रहा होता है। तो ये अक्सर पूछते हैं कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ें लाजमी पूछी जाती हैं। और क्वाइनेज मॉलिक्यूल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। एलॉय फॉर्मेशन, ये टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से हर साल आते हैं कि ब्रास किससे बना हुआ है, ब्रॉन्ज, स्टील वगैरह वगैरह, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे सब कुछ याद होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाजमी एमसीक्यूज़ आते हैं। और ये शेप्स भी हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कलर्स ऑफ कम्प्लेक्सेस इसमें से बहुत आता है क्योंकि इंट्रोडक्टरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो ये स्टार्ट हो जाता है ना वेनेडियम और कॉपर, मतलब हर सिंगल एलिमेंट को डिस्कस किया हुआ है, इसमें से एमसीक्यूज़ कम आते हैं, मतलब रेशियोज़ की कम होती हैं, लेकिन इट डज़ंट मीन कि आपने इसको छोड़ देना है। क्योंकि ईटा में आपका एक एक मार्क मैटर करता है, कंपटीशन टफ़ है, आप मेरिट हर साल राइज़ करते जाते हैं। इस दफ़ा तो प्रमोशन पॉलिसी की वजह से एफएससी वालों के मार्क्स भी ज़्यादा हैं, तो यू बेटर नो कि आपको ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, ठीक है। तो आपने अपने एफएससी मार्क्स के हिसाब से अपना टारगेट सेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके 1000 मार्क्स हैं तो आपका टारगेट 170 प्लस एटलीस्ट होना चाहिए। तो खैर, अब जिस तरह ये है इसको भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मुझे यहीं से बस रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ी थी कि कलर शलर क्या आते, ठीक है। तो हर एलिमेंट को आपने अच्छे से पढ़ना है। और ये जो टेबल्स बीच में से आते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और अच्छा, इसको बेस्ट तरीका ये है जो मैंने किया था, रिएक्शंस तो ऑब्वियसली आपको बुक से याद करने पड़ते हैं कि हर एलिमेंट की ना कोई क्या कहते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब जिस तरह आयरन है, आयरन की ऑक्सीडेशन बहुत मैटर करती है, और इसकी जो शेप्स वगैरह हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप्स, ये अक्सर पूछी जाती हैं। या जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो टेस्ट वगैरह होते हैं इसके, ठीक है, ये जो प्रेशन ब्लू कलर वगैरह प्रोड्यूस कर रहा है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो
इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से करना है। अपना टाइम जो है, स्मार्ट स्टडीज़ को कहते हैं कि आपने अपना टाइम कहाँ पे बेस्ट यूटिलाइज़ करना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो आगे ये वाले रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर दीज एलिमेंट्स। तो वाटर और अमोनियम के साथ जो रिएक्शन है एज अ बेस और एज अ शिलेटिंग एजेंट्स, ठीक है, तो ये लाजमी आते हैं। रिएक्शंस एज सच इस तरह से नहीं आते, ये पूछ लिया जाता है फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है तो आपके पास कितने कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुए हैं या उधर कितना प्रोड्यूस हुए हैं। अब ये वाला कम्प्लेक्स बना है तो इस कम्प्लेक्स में जो है देखें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपसे मोस्टली पूछी जाएंगी। और रिएक्शन विद कार्बन, जो ये वाले रिएक्शन टेस्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चैप्टर 2 जो फर्स्ट हाफ है इंट्रोडक्शन, जिसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेजेस हैं और जिसमें आपको क्या कहते हैं शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स बताई गई हैं, एलॉयज़ वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और इसके नेमोनिक्स वगैरह आपको याद होने चाहिए जो आप लोगों ने बनाए हुए हैं। बाकी एलिमेंटल फॉर्म में वही बात है कि आपको फॉर एग्जांपल ये वाली चीज़ें अक्सर आ जाती हैं टेबल्स वगैरह के। फॉर एग्जांपल ये है एजोराइड है, इसका फार्मूला पूछ लिया जाता है। कॉपर पायराइड है, इसका फार्मूला, या फार्मूला गिवन होगा तो ये नेम वगैरह पूछ लिया जाएगा। ये एक दो दफ़ा के पास पेपर में भी आया हुआ था। और जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनिया और कार्बोनेट आयंस, ठीक है, तो ये लास्ट में पूछी जाती हैं। तो इन दो देखें, ये दो चैप्टर्स जो हैं मोस्टली क्रैमिंग है, ठीक है, रट्टा है। आपने इन चीज़ों को याद करना है। शॉर्ट नोट्स अगर आपने पहले से बनाए हुए हैं वेरी वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं बनाए तो अभी टाइम बहुत कम है, तो इस तरह करें कि बस हाईलाइट करते जाएं या अपने साथ साथ लिखते जाएं एक पेज पे, तो वो बेस्ट रहेगा फॉर द एंड टाइम रिवीजन या क्विक रिविजन्स, ठीक है। तो इन दो चैप्टर्स को पढ़ने का तरीका ये है कि ये दो चैप्टर्स आपके एक दिन में हो जाएंगे अगर आपने पहले से इनको पढ़ा हुआ। लेकिन अगर पहले से नहीं पढ़ा हुआ तो एक दिन एक चैप्टर करें, ठीक है। एक दिन आपने वो चैप्टर करिए, एक दिन ये चैप्टर कर लिया, और जो आपका केमिस्ट्री का शेड्यूल है तो आगे आगे पेस अपनी बढ़ा दीजिए। फिर एंड पे ये दोनों चैप्टर्स आप एक दिन में भी कर सकते हैं। रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पढ़ते जाएँ। और दूसरा ये कि जब आप रेस्ट कर रहे हो या आप वैसे इधर उधर रिलैक्स करने के लिए फिर रहे हो तो अपने जहन में पॉइंट्स को रिवाइज़ करते जाएं कि फॉर एग्जांपल अगर एजोराइड है तो इसका फार्मूला ओके ये था, ठीक है, और कॉपर पायराइड है तो इसका फार्मूला ये था वगैरह। तो जब आप रिवाइज़ करेंगे तो इस तरह आपको जो माइंड है वो उसको रिटेन करने की कोशिश करेगा। अब हम बात करेंगे इन चैप्टर्स की जो कि हमें इम्पोर्टेंट नहीं लगते हैं लेकिन MCQs आते हैं, ठीक है। सबसे हम पहले बात हम करेंगे बायोकेम की, ठीक है। बायोकेम में जो है आपको हर जो फैमिली गिवन है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, ब्ला ब्ला, ठीक है, उसके फंक्शंस और इम्पोर्टेंस याद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसी बात है हर सेंटेंस में जो कि हमने पहले कभी नहीं सुनी। फॉर एग्जांपल फिलोमेर्स की बात की गई है और कुछ क्लिनिकल इम्पोर्टेंसेस हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं। फॉर एग्जांपल लैक्टोज का बताया हुआ है कि वो 4.6% काऊ मिल्क में होता है, ठीक है। तो ये वाली बातें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं इंजाइम्स। इंजाइम्स में पूछ लेते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है, नॉन कम्पिटिटिव, ये वाला टॉपिक हमारे पास बायोलॉजी में भी है। उसके बाद लिपिड्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि लिपिड्स में से पूछते हैं कि कंपाउंड लिपिड कौन सा है, कम्प्लेक्स कौन सा है, डेरिवेटिव्स इसका बहुत आते हैं। और इसमें हमेशा जो है मैं तो कंफ्यूज होती थी क्योंकि मुझे याद नहीं रहता था, इसके MCQs मुझसे गलत हो जाते थे। तो इनकी एग्जांपल्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। इसके अलावा फैक्ट्स फिगर्स हो गए, फंक्शन इंपॉर्टेंस, एंजाइम्स हो गए, लिपिड्स हो गए। इसके अलावा भी रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। जिस तरह प्रोटीन में क्वार्टनरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बताया हुआ है, रिएक्शंस में जो है आपको बताया हुआ है कि मतलब ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, रेंसिडिफिकेशन कैसे हो रही है लिपिड्स वगैरह में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का भी पता होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपने टेबल्स को कैसे याद रखना है, फॉर एग्जांपल ओलिक एसिड है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 9th और 10th कार्बन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड मौजूद है। सो दिस वॉज अबाउट बायोकेम। बायोकेम में जो मैंने किया था कि मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना उसको मैंने हाईलाइट वगैरह किया हुआ था, और जो ऐसी चीज़ें थी जो कि क्विक रिविजन्स वाली थी उसको मैंने एक पेज पे लिख के पेज के अंदर चैप्टर के बीच में जो है डाल दिया था।
तो ये रिविजन्स में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। इसमें फिर आपको पूरा चैप्टर पे जो है टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इससे आपकी बायोकेम हो जाएगी। इसके अलावा लास्ट मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आपने मिनरल्स सारों को फिंगर टिप्स पे याद रखने हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो डाई के बारे में, जो क्रोमोफोर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन बहुत इसमें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि बेसिक डाई सबसे पहले कौन सा था, माव वगैरह, ठीक है, तो आपने इनको याद रखना है। मॉडर्न डाइस लेक्स किस में बनते हैं और ये चीज़ें। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह, ठीक है, वेट डाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेस्टिसाइड्स हो गया, और ये ये इस टेबल की मैं बात करी थी कि ये पेट्रोकेमिकल्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, लेकिन इसको याद करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें तो आपका जो है हो जाएगा। ये वाला जो है टेबल्स, ठीक है, आल तो मैंने इसको एक दफ़ा पढ़ा था, मैंने अंडर लाइन्स भी किया था, लेकिन मैंने दुआ करी थी इसमें से कुछ ना आए। पास पेपर्स में से भी इसमें एज सच कुछ नहीं आया, सिर्फ मैंने 1-2 MCQs देखे थे जो आए थे। सो आई डिडंट केयर मच अबाउट इट, क्योंकि इस पर टाइम ज़ाया नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज मैंने इसको एक ही दफ़ा पढ़ा था और बाद में मुझसे रिटेन बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो बेटर ये है कि इन टेबल्स की बजाय आप जो बायोकेमिस्ट्री के टेबल्स हैं और एक पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स के, उसको आप अच्छे तरीके से याद करें, ठीक है। ये वाले डेरिवेटिव्स जो हैं, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस, आपको याद होने चाहिए। कार्बन नंबर 6 to 7 जो है वो लाइट नेफ्ता है। बॉइलिंग पॉइंट्स ये अक्सर आते हैं, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि नायलॉन्स वगैरह हो गए, वो तो खैर इंपॉर्टेंट है, वो आपको आते होंगे। अच्छा, इसमें जो है मैंने इनको एक ही दफ़ा पढ़ा था और एग्जांपल्स इनकी याद की। तो एडहेसिव्स में भी जो है मैंने इनको एक ही दफ़ा पढ़ा था, एग्जांपल्स इनकी याद की थी। ऑल तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया था डाइस का, ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए एट द एंड रिविजन्स के लिए। और मज़े की बात यह है कि एडहेसिव्स में से अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में कुछ नहीं आया था, तो आई होप कि इंडस्ट्रियल में से इस साल भी कुछ ना आए, बिकॉज़ ये चैप्टर याद होने वाला नहीं है, बहुत कुछ है इसमें, बहुत कम्प्रिहेंसिव चैप्टर है। तो इसमें जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी जो इम्पोर्टेंट है, डाइस वगैरह हो गए, नायलॉन वगैरह वाला हो गया, ठीक है, तो और एक वो जो पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स हो गए, सो ये इम्पोर्टेंट है इसमें। बाकी हमारे पास बचता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल, ठीक है। एनवायरमेंटल को आपने बहुत अच्छे से रीड करना है, इसको आपने रीड करना है और लाइंस को आपने अंडरलाइन करते जाना है, क्योंकि इसमें से MCQs आते हैं। 2019 में भी ये हुआ था कि मैंने लास्ट ईयर जो है चैप्टर को बिल्कुल हाथ में लगाया, तो इसमें से MCQ आया हुआ था और मुझे इसका आंसर बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि इसका आंसर है क्या, सो वो मेरा गलत हो गया। तो आपने इसको रीड करना है, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स उसको लास्ट में अंडरलाइन करना है। एनालिटिकल इंपॉर्टेंट है, पीक्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए MCQs आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं लाजमी करें। तो ये वाले जो एंड वाले चैप्टर्स हैं, इसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो खैर आपने याद करनी ही करनी है, और जो एंड वाले चैप्टर्स हैं जैसे स्पेक्ट्रोमीट्री हो गया, या जो फार्मूलास देखें, या ये फार्मूला यूज़ हो रहे हैं, ये आपको याद रखना है। और ये वाली चीज़ अक्सर आ जाती है, ठीक है, टॉ स्केल वगैरह, और ये अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि टॉ इज इक्वल टू 10 माइनस सिग्मा है या सिग्मा इज इक्वल टू 10 माइनस टॉ है, तो ये चीज़ें जो है कंफ्यूज। अप फील्ड डाउन फील्ड का आपको पता होना चाहिए। कि एनालिटिकल में से बहुत इजी MCQs आते हैं, अगर आपने चैप्टर्स 2-3 दफ़ा बहुत अच्छे से पढ़े और फिर एंड टाइम में भी इसको एक दफ़ा रीड दिया है, तो इसमें से जितने भी MCQs आएंगे वो इंशाल्लाह आपके बेस्ट होंगे। पीक्स के लिए आपने लाजमी MCQs प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पीक्स जो हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग होती हैं, तो जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा। और आई होप कि उसमें से MCQs ना आए, क्योंकि पीक काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन पास पेपर्स में से आपने लाजमी देखना है कि किस तरह के MCQs आए हुए हैं। अच्छा, अब मैं बुक्स की बात कर लेती हूँ। बुक्स में जो है जीनियस की जो है, जीनियस कह रही हूँ, चैम्पियंस, सॉरी, जीनियस वॉज फॉर फिज़िक्स, चैम्पियंस जो है आई वुड रिकमेंड, इसको आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है। एट ए टाइम 1 बुक यूज़ करें। वंस यू आर डन विद चैम्पियंस में भी आपने इससे करना है, कुछ MCQs होते हैं जो आपको बार बार करना है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि बुक खोल के वो पूरा टॉपिक करें, तो आपने क्या करना है, जो MCQs आपको लग रहे हैं कि टफ़ है, इसके आने के चांसेस है, आपने उसको इनसर्कल करना है, ठीक है। इनसर्कल करने का मतलब ये नहीं है कि आप MCQ की स्टेटमेंट याद रखें। इनसर्कल करने का मतलब ये है कि आपको पता है कि इस MCQ में या इस एरिया में आप जो हैं वीक हैं, तो आपको इस
इस टॉपिक की मज़ीद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रिमेंबर MCQs कभी याद नहीं करना है, डोंट गो फॉर क्रैमिंग MCQs एंड क्रैमिंग आंसर्स, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा उसको मॉडिफाई फॉर्म में देता है। उसके अलावा जो लोकल एकेडमी बुक्स हैं, QCA की हो गई, MM की हो गई, ICA वगैरह हो गई, ठीक है, वंस यू आर डन विद चैम्पियंस आप इन तीनों में से कोई भी एक बुक उठा लें और MCQ प्रैक्टिस करें। MCQ प्रैक्टिस का तरीका जो मैंने अडॉप्ट किया था वो ये था कि जो आपकी OMR शीट होती है, ठीक है, वो आपके पास गूगल वगैरह पे अवेलेबल होती है। आपने प्रिंट निकलवाना है, उसकी ढेर सारी फ़ोटोकॉपियाँ निकालने। जब भी आप MCQ की प्रैक्टिस करेंगे बुक पे, आपने बुक पे आंसर मार्क करने की बजाय आपने क्या करना है, OMR शीट पे आंसर्स मार्क करने हैं। आपने टाइम सेट करना है। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर के 20 MCQ से आपने टाइम सेट करना है कि मैंने इसको 15 मिनट्स या 10 मिनट्स में करना है, ठीक है। तो जब आप मार्क करेंगे तो ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाएंगे। दूसरा ये कि आपकी फिलिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स की तैयारी सबसे बेस्ट होती है लेकिन वो मार्क कहाँ खा जाते हैं, फिलिंग में और टाइम मैनेजमेंट में। अक्सर ऐसा होता है कि ऊपर नीचे उनकी फिलिंग हो जाती है, तो जाहिर सी बात है एक ऊपर हो गया तो ऊपर होते आपके 15 से 20 MCQs इस तरह गलत हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या है कि आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को बेहतर से बेहतर बनाएं। रिमेंबर, स्ट्रेटजीज़ आपकी बेटर होंगी, स्मार्ट स्टडी आप करेंगे तो ईटा और एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। आई होप काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो काफ़ी लंबी है तो इसलिए मैं पार्ट्स में अपलोड करूँगी, लेकिन आई होप कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और जो पॉइंट्स आपको लगे कि बेटर नहीं हैं या मिसटेकन है या मिसगाइडेड है, डू लेट मी नो एंड बेस्ट ऑफ लक।